अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीब। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट 2021 की आज दस्तखत हो चुके हैं और इस मौके पर जो तकरीब थी उससे गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी साहब, शीरी मज़ारी साहिबा, इन तमाम लोगों का ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय पर यकीन रखती है और ये बड़ा प्रोग्रेसिव एक्ट है। उनका कहना था कि इस हवाले से सहाफ़ियों को और मीडिया वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए ये एक्ट जो है वो लाया गया है। अब इसको जब ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो इससे जो है वो सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ होगा और उनकी मुलाज़मतों का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। आज आपने देखा कि ये तो आज की करंट थी। अच्छा, महंगाई के हवाले से आपको बताते चलें कि आपको मालूम होगा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी, शहरी रहमान साहिबा ने भी मौजूदा हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। शहबाज शरीफ साहब का तो ये कहना है कि हर माह जो है वो 11.5% महंगाई जो है वो मुआशी बर्बादी का इतराफ़ जुर्म है। आज हमने देखा कि फ़ारूक हबीब साहब ने मुज़म्मिल असलम की हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी आ रही है। फिर उन्होंने एक तकाबली जायज़ा लिया पूरी दुनिया का, फिर उन्होंने वजह कोरोना भी बताई, फिर उन्होंने सिंध हुकूमत का रुख भी किया और कहा कि किस तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी यहाँ पर होती है, खाद से लेके, चीनी से लेके, गंदम से लेके। लेकिन बहरहाल उमूमी तौर पर ये बताना है हुकूमत का कि महंगाई में कमी आ रही है। तीसरा मसला ईवीएम का है। इस ईवीएम के हवाले से भी आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ काबीना की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था कि अब जितने भी इंतखाबात हैं वो ईवीएम के ज़रिए होंगे, क्योंकि ये कानून है और कानून को फॉलो करना है। न किया गया तो फिर वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स नहीं देगी। आज हमने शेख रशीद साहब की भी गुफ्तगू सुनी, उनका भी ये कहना था कि ईवीएम के तहत आइंदा इंतखाबात होंगे और 40 हल्के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से उन पर असर पड़ेगा। जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे तो ये जो अपोजिशन है फिर शोर मचाएगी। इन्हीं तीनों बातों पर ज़रा तज्जिया करवाते हैं। हमारे मोहतरम मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, ज़ैगम खान साहब और अली गौहर बलोच हमारे साथ हैं। ज़ैगम, आपको कैसा लगता है आज जिस प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट 2021 का साइनिंग सेरेमनी थी, डू यू रियली फील कि अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी राय के हवाले से मौजूदा हुकूमत को यकीनी बनाना है? जी बिल्कुल, देखिए कानून तो पास हो गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या स्टेक होल्डर्स इस पे मुतमईन हैं? क्या वो लोग जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून बनाया गया है, क्या वो लोग इस पे मुतमईन हैं? क्या इस कानून को बनाने के लिए, पास करने के लिए स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया था? आपको मुझे मालूम है कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो बहुत सा इस पर ह्यू एंड क्राई रेज़ कर रही हैं, वो मुतमईन नहीं हैं। वो समझते हैं कि इसमें बहुत सी ऐसी क्लाज़ेज़ हैं जिससे उनकी सहाफ़ियाना आज़ादी पे उल्टा ज़रब पड़ सकती है और ये कानून आगे चल के उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही कुछ हमने पहले इलेक्टोरल लॉज में भी देखा। देखें, जब इलेक्शन के कवानीन बना रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि आप स्टेक होल्डर्स को मुतमईन ना करें कि पाकिस्तान की वो पार्टियां जो 70% से ज़्यादा वोटरों को नुमाइंदगी करती हैं, उनकी बात ही नहीं सुनी गई और आप एक मेजॉरिटेरियन अंदाज में, जो पाकिस्तान में आपको पता है फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, उसमें एक अकलियती जो पार्टी है वो जीतती है, अकलियती उम्मीदवार जीतता है। अकलियती इन द सेंस में कि 50% से ज़्यादा उसके वोट नहीं होते। इसी तरीके से हुकूमत जो आती है उसके पास भी इस वक्त की हुकूमत के पास सिर्फ 33% वोट है, तो विल ऑफ द पीपल को उस तरह रिप्रेजेंट नहीं करते। इसीलिए जो हाउस है, इसी उसमें कमेटीज होती हैं जिसमें दोनों अपोजिशन, दोनों आयल के साइड्स रिप्रेजेंट होती है। ऐसे कवानीन जिसमें स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन अहम हो, रूल्स ऑफ द लॉज हो, असर पड़ सकता हो, वो वन साइडेडली कैसे बुलडोज किए जा सकते हैं? तो मेरा जो मेन एतराज है, अभी आगे मजीद जैसे जैसे इसको एनालाइज किया जाता है, क्योंकि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से तो उन्होंने कहा कि उस पर तो डिस्कशन अभी जारी है, लेकिन ये वाला जो लॉ है तहफ़्फ़ुज़ का, उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने जय्यद सहाफ़ियों का नाम लिया कि उनकी इनपुट रही है और इससे वो सोर्स जो है वो भी अब डिक्लेयर नहीं करनी पड़ेगी, उसको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम दिया जाएगा। मीडिया ओनर्स जो हैं उनके ऊपर ये लागू होगा कि वो सहाफ़ियों को
कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ की ट्रेनिंग भी फराहम करें, वो टूल्स भी फराहम करें, और साथ साथ उनकी लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से भी उन्होंने कहा भी लीगैलिटी होगी। बहरहाल अगर जो अच्छी बातें हैं उन पे अमल दरामद के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि किस तरह अमल दरामद किया जाए। आपने जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की लॉज की बात की है ज़ैगम, ज़रा इसको मैं आगे लेकर चलना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, ईवीएम के हवाले से हुकूमत एडमेंट है कि हर इंतखाबात, जितने भी इंतखाबात होंगे वो ईवीएम के तौर, मतलब चाहे ज़िमनी क्यों ना हो, वो ईवीएम के ज़रिए ही होंगे। आपको नहीं लगता कि जब मुल्क में दीगर जमातें इस पर मुत्तफिक ही नहीं हैं तो ये वन साइडेड इस तरह से एक तो लॉ बन गई, बुलडोज करके अपोजिशन बड़ी नाराज़ है, इससे फिर असर पड़ेगा इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि अभी चंद दिन पहले ही जो लाहौर में NA-133 की कि वो वीडियो आई जिस पे अब ECP जो इंक्वायरी कर रही है, जिसमें 2000 रुपए पे वोट बिक रहे थे। देखिए, ये जो हमारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, देयर आर एलिमेंट्स इन द PTI आल्सो, बिल्कुल, क्योंकि यही लोग आए हैं काफ़ी इन पार्टी से PTI में। ये सब स्टेटस को माइंडसेट वाले लोग हैं। ये दे डोंट वांट कि इसको कहते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। तो ये चाहते हैं कि पुराने मामला चलते रहे। वो जिस वक्त फारूक सत्तार भाई हमारे कराची में जब उनके वो वोट आते थे अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में, तो 2.5 लाख इस तरह के उनके वोटें निकलती थी, वो बोरियों में भर भर के आते थे शनाख्ती कार्ड। आपको याद है सब कुछ क्या होता रहा। माय पॉइंट इज दिस कि दे वांट दैट ओल्ड सिस्टम टू कंटिन्यू, क्योंकि पुराने सिस्टम में आप हंगामा भी कर सकते हैं, रद्द बदल भी कर सकते हैं, बैलेट बॉक्सेस को स्टॉप भी कर सकते हैं, बैलेट बॉक्सेस को गायब भी कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन अब देखें, द टाइम इज कम, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया है। मैंने पहले दिन से इसको सपोर्ट किया था, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब फवाद चौधरी ने EVM एज मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहला प्रोटोटाइप तैयार किया था कि ये कमाल कर दिया। तो क्या वफाकी हुकूमत आपके नजदीक इलेक्शन कमीशन को फंड ना देने की जो बात कर रही है वो मुमकिन है? नहीं, दैट इज वो तो मेरा ख्याल ऐसी सियासी गिदर भपकी आप कह सकते हैं जो चीज़, और ना ये ऐसी कोई थ्रेट करना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ओनरशिप मांग रहा है कि हमें आप फंड दें, हम खुद अपना EVMs को प्रोक्योर करेंगे, टेंडर करेंगे, वगैरह वगैरह, पूरा रोड मैप बनाएंगे। लेट देम डू इट, लेट देम टेक द रिस्पांसिबिलिटी। गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया है, गवर्नमेंट शुड नॉट थ्रेटन इलेक्शन कमीशन। लॉ पास हो गया है तो NA-133 के हवाले से बताइएगा अली गौर साहब, ये EVM के जरिए हो रहे हैं, ये पुराने तरीका कार के जरिए हो रहे हैं? और दूसरा, ऑपोजिशन से सवाल किया शेख रशीद साहब ने कि आप लोग सिर्फ EVM के अगेंस्ट हैं, चैलेंज कर लें, अगर अदालत में जाना है क्यों नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नादिया, सूरत ये है कि जो शेख रशीद साहब ने कहा है वो तो हम इंशाल्लाह पूरी ऑपोजिशन इस बात पर मुत्तफिक है कि जिस तरह से इन्होंने ये लेजिस्लेशन एज यूजुअल बिलडोज करके की, आइन और कानून को रौंदा, और मतलब है कि एक वो पार्टी जो ऑलरेडी कुछ चंद बैसाखियों के सहारे, आपको पता है कि असम्बली में जिनकी अक्सरियत है, तो वो उन्होंने ना सिर्फ ये EVM जैसा स्याह कानून जो है वो पास किया, बल्कि आपको याद है कि वो कलभूषण को भी NRO इन्होंने इसी असम्बली से और इसी के साथ ही बिल पेश किया था। असल गुजारी ये है कि 2017 में भी इलेक्शन रिफॉर्म्स हुई थी। उन रिफॉर्म्स पर 117 मीटिंग्स हुई थी नादिया, और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग PTI जो कि इस वक्त सिलेक्ट होकर हुकूमत में है, इन तमाम ने उस पर जब मफाहमत पैदा की तो फिर वो मतलब है कि असम्बली से पास करवाया गया। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ 2-4 वोटों की अक्सरियत की वजह से पास या मैं समझता हूँ कि वो नाकाम नहीं किया जाता कि जब तक कि उनके ऊपर बिल्कुल मशावरत के बाद जो है वो मुफाहमत की फिजा ना पैदा हो जाए। बिल्कुल ठीक। देखिए, इसमें स्टेक होल्डर्स एक को PTI तो नहीं है, जो अपोजिशन की पार्टीज हैं इंक्लूडिंग नून लीग। अगरचे हमारा वोट और मैंडेट चुराया गया, ये तो अलग बहस है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड हमने वोट लिए तमाम अपोजिशन पार्टीज में, तो फिर देख लें सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो ये लोग बनते हैं जब वो उनमें से कोई पार्टी भी विलिंग नहीं। दूसरा ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त 8 या 9 ममालिक हैं, बाकी कुछ जो ममालिक ने जिन्होंने कोई इस टैक्स पे तजर्बा किया था उन्होंने भी इसको रद्द कर दिया। तो आप लोग अदालत जा रहे हैं क्या? ऑपोजिशन या PDM वाली ऑपोजिशन जा रही है क्या? क्या आप लोगों के फैसले हैं?
मेरे ख्याल है मुत्तहिदा अपोजिशन ही इसके ऊपर अदालत में भी जाएंगे, इंशाल्लाह इस चीज को चैलेंज भी करेंगे, इसका ओके मुहासबा करेंगे। जो 2018 का इलेक्शन आरटीएस के जरिए मैनेज किया गया, अब नेक्स्ट प्लानिंग इस ईवीएम की है, क्योंकि मुल्क में तो जो हालात है वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं है, ओके मैं वो इस तो आपके सामने मैं इसी पर मतलब है ब्रेक कि लेती हूँ। अली गौर साहब जी, आप ऐड कर लें, अपनी लाइन ऐड कर लीजिए जो आपकी रह गई है, क्योंकि मैं इसी मैं ईवीएम ये पे कह रहा हूँ कि इस वक्त सूरत हाल है जो मुल्की हालात है, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो तो इस नहज पर पहुंच चुके हैं। और एक सर्वे भी कोई लेटेस्ट आया है जिसमें इन्होंने खुफिया सर्वे करवाया जो गवर्नमेंट के पास है, जिसमें 84% लोग हुकूमत के खिलाफ है। और जाहिर है जब महंगाई, जब करप्शन इस हद तक बढ़ जाएगी, अवाम का जीना हराम हो जाएगा, तो फिर ये तो नेचुरल बात है, कोई इनको वोट नहीं देना चाहता, ये ईवीएम से भी नहीं निकाल सकते इस तरह मैं पाकिस्तान इसी को। पर एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर जरा ज़ैगम से भी पूछ लेते हैं इसी ईवीएम के हवाले से, क्या हुकूमत सही कदम उठा रही है जिस किस्म के बयान आ रहे हैं इलेक्शन हवाले से। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। ज़ैगम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस किस्म के बयानात, अभी तो आम इंतखाबात हुए भी नहीं, शेख रशीद का कहना कि 40 हल्के जो हैं वो तो टर्न अराउंड कर देंगे पूरे इलेक्शन को, बिकॉज ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ पीटीआई को वोट देंगे। आपको नहीं लगता कि ये तमाम जो मामलात हैं, जाहिर है फिर अपोजिशन नाला ही नज़र आएगी जिस किस्म की कानून साजी हुई है इलेक्शन बारे? जी, आप देखिए यही तरीका अब हुकूमत को नज़र आ रहा है आगे जाने का, जो उनका प्लान था 10 साल का, कि इंटरनेट वोटिंग की जाए और ईवीएम को यूज़ किया जाए। और टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि अगर एतमाद हो, टेक्नोलॉजी को ठीक इस्तेमाल किया जाए तो टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत सपोर्टिव रोल अदा करती है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को रिगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए तो भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। अभी ब्रिगेडियर साहब जिन जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे थे, जिस जिस तरह की रिगिंग होती थी, वो उससे बढ़कर रिगिंग जो है वो इस तरह की हो सकती है कि जिसमें पता भी ना चले कि क्या हुआ। कि वो कहते हैं ना, कत्ल भी करते हैं और हाथ में जो है वो कोई निशान भी नहीं होता, उस तरीके का एक काम है। और सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान में है कि वो एतमाद की जो कमी है इलेक्शन के सिस्टम में, उस एतमाद को बहाल करने की बजाय उस एतमाद को मजीद ख़राब किया जा रहा है। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, एक आईनी ऑर्गेनाइजेशन है, आप देख रहे हैं उस पर हुकूमत ने जो है वो पिस्तौल ताना हुआ है। अभी जो आखिरी बात जिसको आपने शुरू में बात किया कि उनके फंड्स रोक दिए जाएंगे, भाई कैसे रोक दिए जाएंगे? मेरे सामने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो चैप्टर 8 है इलेक्शंस के बारे में, उसकी जो पहली क्लास है 222, अब उसके आखिर में एक चीज लिखी है। अब आप ये देखिए कि वो लिखा है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिसके जरिए से इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को कम किया जा सके। बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन से उनके फंड्स छीनना उनके इख्तियार कम करना है या नहीं है? ये तो बाकायदा उनको डिसफंक्शनल बनाने की बात है। मुझे लगता है कि आला अदालतों में ये मामला जाएगा और हुकूमत की बहुत खिंचाई होगी। अगर हुकूमत कोई मसला है इलेक्शन कमीशन से तो हुकूमत को खुद अदालत में जाना चाहिए। लेकिन ये मामले जहां पे लेकर जा रहे हैं, ये रिगिंग की जिस तरीके की कोशिश है, ये ना इसके नताइज मुल्क के लिए अच्छे होंगे, ना इनके अपने लिए अच्छे होंगे। इस वक्त आपको पता है लोगों का क्या मूड है, लोग कितने तंग आए हुए हैं। उसमें अगर इलेक्शन पर भी एतमाद नहीं होगा तो बहुत बड़ा झगड़ा बन सकता है। और देखिए ये बड़ी बात है कि अभी एक NA 133 का ज़िमनी इंतखाब भी होना है, और अगर कल की स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब की ले ली जाए कि अब जो कोई भी ज़िमनी इंतखाब भी हुआ तो इस कानून के तहत होगा, तो फिर अगर ये कानून है तो बस फिर इसके तहत होना चाहिए। बट इवन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। उन्होंने तो खैर एतराज़ात ही उठा लिए थे, अब तो एक कमेटी है, देखें वो क्या करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, कमिंग टू यू, आपको क्या लगता है हुकूमत के लिए मईशत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या EVM ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जिस 10 साल की प्लानिंग की तरफ इशारा किया है ज़ैगम ने, उससे लगता है EVM इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर पाकिस्तान में पास्ट देखा जाए रिकॉर्ड, जो कि जिस तरह के रवायती इलेक्शन होते रहे यहाँ पे, तो मेरा ख्याल है इस वक्त बिल्कुल हुकूमत के लिए दोनों चीज़ें प्रायोरिटी हैं। EVM चले वो तो 2 साल बाद आना है, लेकिन इस 2 साल में और स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे या चंद दिन पहले, इट इज़ दी मईशत विच इज़ इम्पोर्टेंट, जो कि आई एम श्योर गवर्नमेंट इज कॉग्निसेंट एंड दी होल टीम कि हमने हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। ये तो हमारी गुड लक है
गुड लक कहें या जो भी, क्या वो फिर कोई कोरोना वाला चक्कर हो गया बाहर और उसकी वजह से द फ्यूल प्राइसेस हैव गॉन डाउन, तो उसमें ज़ाहिर बात है उसका बेनिफिट जो है लोगों को इंशाल्लाह अगले महीने पास होगा। बट दो बड़े अच्छे पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं। वी हैड रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स अगेन दिस ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स भी हैं, उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। वी मे क्रॉस द 6,000 बिलियन रुपीज मार्क बाय इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए कुछ चीज़ों में मामला आगे बढ़ भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, आई डोंट एग्री विद जैगम साहब, भाई देखें ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बल्क प्रोक्योरमेंट करनी है थ्रू ओपन टेंडर ईवीएम्स का एज पर द अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन जो फाइनली ईसीपी ने फाइनलाइज करनी है। नंबर 2, इसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो उन्होंने मॉनिटर करना है। इनकी जो सेफ कस्टडी वो भी ईसीपी करेगी अपने वेयर हाउसेज में, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी वो करेगी। तो मुझे बताएं फिर कौन माइकल आल इस मुल्क में जो फिर भी जो है वो कहेगा नहीं जी मैंने तो इन ईवीएम्स को जो है ना 80-90 हज़ार जितनी भी इनकी तादाद है, 1 लाख से ज्यादा, उसको मैंने रिग करना, उसके सॉफ्टवेयर को चेंज करना। इट इज नॉट गोइंग टू बी डन, इट विल नॉट बी डन। मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा। ये सिर्फ ये है कि मामला को स्टेटस को रखा जाए, तो एक नैरेटिव आगे लाया जा रहा है। मैं एक बात रह गया मीडिया के हवाले से, देखिए मुझे भी कोई 13-14 साल हो गए मीडिया के साथ। इस साल कई मेरे दोस्त हैं एट डिफरेंट लेवल जो मुख्तलिफ बीमारियों में वो मुब्तला हुए, एक्सीडेंट्स, हार्ट प्रॉब्लम, ये वो, एंड बिलीव मी इट वाज वेरी अपसेटिंग। कोई उनको बैकिंग नहीं है फ्रॉम द मीडिया ग्रुप्स, कोई उनको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई उनकी प्रोटेक्शन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में मुझे तो याद नहीं कि पहले कभी को मीडिया का जर्नलिस्ट का प्रोटेक्शन को बिल आया हो। पिछले 10-15 साल से पाकिस्तान की रोजमर्रा की जिंदगी बड़ी हद तक हमारी जो ट्रांजैक्शन है डिजिटलाइज हो गई है। अब स्मार्टफोन करोड़ों लोगों के पास है, उसके ऊपर वो हम बिल भी पे करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं, अपना गाड़ी के टैक्स भी पे करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। सर वो पढ़े लिखे लोग करते हैं, एग्री, लेकिन अवेयरनेस आ गई है। अब मैं क्या बताऊं कौन सा ऐसा शख्स है हमारे इस माशरे में जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। और दूसरी पॉइंट क्या अच्छा ठीक है, आप ओके, ईसीपी का काम है, ईसीपी का काम है लोगों को ट्रेन करना, मीडिया को इस्तेमाल करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय इलेक्शन में। ठीक है अली गौहर साहब, मैं क्योंकि देखिए अली गौहर साहब असल बात तो पॉलिटिशियन बता सकता है ना, पॉलिटिशियन हल्के की सियासत करता है, हल्के के लोगों को अच्छी तरह जानता है, हर तहसील में जाता है, उसे पता होता है कि लोगों की कितनी समझ बूझ है। अली गौहर साहब, ये सिस्टम से भी आप नाला नजर आए कि आरटीएस बैठा, ईवीएम से भी आप लोग नाला नजर आए, कोई तो सिस्टम होगा जिससे इंतखाबी जो पूरा हमारा मैकेनिज्म है वो शफाफ हो सके। कि देखिए ब्रिगेडियर साहब जो बातें करते हैं ना, यही तो एक मतलब है कि अफसोसनाक हमारे मुल्क की सूरत है। हम असल चीज़ को काफ़ी अरसे से डिबेट हो रही है, और मुझे भी जितना टॉक शोज में टाइम मिलता है, कोई थोड़ा बहुत जो भी मिलता है, तो उसमें मैं अपनी ये बात करता हूँ, मुद्दा बयान करता हूँ। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम असल इशू को डिस्कस नहीं करते। इशू ईवीएम या इस्तेमाल करने या ना करने का नहीं है। अच्छा। असल इशू ये है कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में जो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि और जो हमारे मुक्तदर हल्के हैं, जो इस निज़ाम सियासी निज़ाम को सोख ताज करते हैं, जो बदनीति पर निज़ाम कायम करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा निज़ाम राइज करने की कोशिश करते हैं जिसके ज़रिए वो अपनी कठपुतलियों को लाने में कामयाब हो जाए। आपने देखा कि जब परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई थी तो मेरा ख्याल है नून लीग की 30 भी सीटें नहीं थी, 20 से कुछ ज्यादा थी या 20 से कुछ कम सीट थी असम्बली के अंदर। मतलब ये है कि एक पार्टी को बार बार कोशिश की जाती है कि उसको आप सफा हस्ती से मिटा दें। और अगर परवेज मुशर्रफ की काबीना देख लें तो आज वही इमरान न्याजी की काबीना है। जब तक वो मुक्तदर लोग पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में मुदाखलत बंद नहीं कर देते, जब तक उनकी नीयत ठीक नहीं होती, जब तक वो अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं जाते, जो अपना काम है वो नहीं करते, तब तक पाकिस्तान में मुनसिफाना इलेक्शन का वजूद मुमकिन नहीं। और कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी, मैं कहता हूँ इंक्लूडिंग पीटीआई, किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, ना इनके वसाइल हैं कोई पार्टी धांधली करवा सके। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी और कानूनी तौर पर इतना स्ट्रांग है, अगर ये स्टैब्लिशमेंट उसके अंदर मुदाखलत ना करे। अच्छा, ये स्टैब्लिशमेंट का बेनिफिशियरी जो है, जो बन जाएगा वही उसको इलेक्शन जितवाया जाता है, उसके लिए मैनेज किया जाता है।
اور پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی برگیڈیئر صاحب پولیٹیکل تعریف پارٹیز کر رہے کے تھے پاس یہ پروٹیسٹ فنڈز موجود ہوتے ہیں کہ وہ حلف لے لے کر پیسے بانٹ کر ٹکٹ اور وہ ووٹ خریدتے ہیں، اتنے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، ان کا اشارہ نون لیگ کی طرف ہے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نون لیگ کی یہ ویڈیو ہے یا انہوں نے بنائی ہے، یہ ساری فیک ویڈیو اس لیے ہیں کہ فیک لوگوں کو بٹھا کے بنائی گئی ہیں۔ کوئی مسلم لیگ کا اگر کارکن ہے وہ جو دے رہے ہیں پیسے تو اس کو سامنے لائے نا جی، یہ ورکر ہے، یہ اس کی تصویر ہے، اس جلسے میں تھا، یہ ثبوت ہے، اور اس کو کرے کاروائی۔ آپ نون لیگ کے خلاف کاروائی کریں۔ یہ جب پیپلز پارٹی ووٹ خرید، نون لیگ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو یہ سیٹ کاف لیگ مشرف ٹائم میں بھی جیتی ہے، جب سے نون لیگ بنی ہے یہ سیٹ ہم نے نہیں ہاری، اور کتنے کتنے ہزاروں لاکھوں کی لیڈ سے ہم نے یہ جیتا ہے۔ اور آج یہ کہتے ہیں جو 5500 جنہوں نے 5500 ووٹ لیے، 5500 لیے، مطلب ہے کہ وہ ہمیں کہیں کہ ہم نے جو ہزاروں کی لاکھوں کی لیڈ سے جیتے ہیں کہ ہم ووٹ خرید رہے ہیں، ہمیں ادھر ووٹ خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ ہمارا وہ گڑھ ہے، ہمارا وہ حلقہ ہے، اچھا ہمیں جی، ادھر ووٹ تو خریدنے کی ضرورت پولیٹیکل نہیں ہے۔ انجینئرنگ ہے جو ایکچولی الیکشن کی ٹرانسپیرنسی پر ایک کویسچن مارک ہے، چاہے کوئی بھی نظام لے آئیں، آپ کہتے ہیں کبھی بھی الیکشن شفاف نہیں گردانا جائے گا۔ میں ایک بریک لے رہی ہوں، بریک سے واپس آئیں گے، ذرا مہنگائی کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی۔ حکومت کے اشاریے کچھ اور ہیں اور حقیقت کیا کچھ اور ہے، یہ میرا سوال ہے، رائٹ آفٹر دس بریک۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اپوزیشن اب مہنگائی کے حوالے سے موجودہ حکومت کو کرٹیسائز کر رہی ہے، کیا اپوزیشن بھی ایک کنفیوز بیانیے میں ہے؟ کبھی ادارے مداخلت کرتے ہیں کا بیانیہ ہے، اور کبھی پی ڈی ایم جو ہے وہ اس پر چلتی ہے، اور اب جو ہے وہ سڈنلی مہنگائی کی طرف ساری جو توپے ہیں ان کا رخ ہے۔ اصلیت کیا ہے؟ مہنگائی ہے نہیں ہے؟ اپوزیشن کی جو کمزوریاں ہیں، جو ان کی کنفیوژن ہے، وہ تو اپنی جگہ، ہم نے تو دیکھنا ہے اینالسٹ کے طور پر، سٹیزنز کے طور پر کہ معاملات کیا ہیں۔ دیکھیے اشاریہ جو ہیں وہ بہت واضح ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت خوفناک ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے امپورٹس اور آپ کے ایکسپورٹس میں بہت عدم توازن ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ہیوج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ انتہائی ہیوملیٹنگ شرم والی شرائط پر جو ہے وہ ایک سعودی عرب والے دوست سے جو ہے وہ ادھار لے کر، حالانکہ آپ نے اس پر سود دینا ہے، آپ ایک مصنوعی طور پر جو ہے آپ ایک ریزرو بلڈ کر کے بیٹھے ہیں، جو ایکسپرٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے ریزرو جو ہیں اصل میں نیگیٹو ہیں، اس میں صرف آپ نے ادھار رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے حکومت نے دو بڑے اقدام کیے۔ ایک، حکومت نے 40% روپے کی قیمت گرائی، یعنی جو آپ کا ایکسچینج ریٹ تھا اس کو اتنا بڑا عدم توازن کریٹ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں امپورٹڈ انفلیشن کا، مہنگائی کا ایک طوفان آیا۔ اس کے ساتھ حکومت نے جو ہے وہ بہت بڑے انسینٹیوز ایکسپورٹرز کو دیے، یعنی ارب ہا روپے ان کو دیے، ایکسپورٹ سیکٹر کو انسینٹیوز دیے کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں۔ اور اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگرچہ قیمت کی ٹرم میں ایک معمولی اضافہ ہوا ہے جو جسٹیفائی نہیں کرتا 40% تک ایکسچینج ریٹ کے گرنے کو، لیکن بلک میں پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، کوانٹٹی جو ایکسپورٹ کی تھی وہ پہلے سے کم ہو گئی ہے، صرف کیونکہ دنیا میں کچھ قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ آپ کا جو اضافہ ہے ایکسپورٹس کا، اس کو آپ موازنہ کر کے دیکھیے انسینٹیو سے کہ آپ نے کیا دیا اس کو بڑھانے کے لیے، اور یہ کر کے دیکھیے کہ اس کے لیے آپ نے کیا ایکسچینج ریٹ گرایا۔ اگر یہ چیز کنٹرول میں آ رہی ہے تو پھر کیوں اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو رہا ہے، اور کیوں ہم اس طریقے سے پرابلم میں دوبارہ جا رہے ہیں کہ 4 سال ہو گئے۔ اس وقت تک تو ہر حکومت جو ہے 2-2.5 سال میں نکل آتی تھی آئی ایم ایف کے مسائل سے، اور ہم باہر ہی نہیں نکلے۔ ایک حکومت جو ہے وہ 2 دفعہ آئی ایم ایف کی مصیبت میں چلی گئی ہے۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ایکسپورٹس کے فگرز کا کوٹ کیا تھا، لیکن زیغم کی آپ نے رائے ابھی آپ نے سن لی ہے۔ میں کوئکلی ایک بات کہہ دوں جو ابھی علی گور بھائی کہہ رہے تھے، بھائی دیکھیں مقتدر قوت کی آپ بات کریں، اشارہ داری بات ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ فوج کی طرف ہے، بھائی پھر یہ بتائیں نا، یہ کیوں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ جی بیلٹ پرپز کی جو چھپائی ہوگی جو ماضی میں پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان، یا پھر اس کی سیف کسٹڈی آف دوز بیلٹ پیپر، اور پھر اس کے بعد اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ سارا جناب فوج کی سپرویژن میں رینجرز اور یہی لوگ کریں گے۔ بھائی نہ کرائیں نا، آپ کو پولیس پہ کروا دیں یہ سارا کام۔
जब लोगों को ट्रस्ट नहीं है इदारों ये जो इदारे हैं जैसे पुलिस वाले वो कि वो ये काम कर सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन बार बार फौज को कहता है आप आए, तो फिर आप एक तरफ ये और दूसरी तरफ कहते हैं ये मुदाखलत करते हैं। देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो क्या, सिक्योरिटी के लिए बुलाते हैं भाई, हाँ ये तो मैं कह रहा हूँ ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आप- बुलाते हैं, इसके बाद वो हाँ, कहते हैं कि कुछ नहीं। हाँ नहीं, और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, और फिर वो कहते हैं आप अंदर भी रहे। जलकियानी के वक्त हसास। तो ये भी कहा नहीं, था क्यों कि ना फौज- बुलाएं, हाँ, कि क्यों फौज ना अंदर हो। बुलाएं भाई, क्यों ना बुलाएं, क्यों ना बुलाएं? मतलब अगर शिकायत है तो इसका मतलब है बुलाएं ना, अगर बुलाएं तो शिकायत ना करें, ये क्या भाई, आप लॉजिक है keep- ब्रिगेडियर keep them साहब out कि of- बुलाया तो फिर हम भाई, शिकायत ही ना करें? जिम्मेदारी keep है them out, भाई, सबसे keep ज्यादा them हम out फंड of आप election। सबसे ज्यादा फंड क्यों जिस उनको- इदारे को देते हैं जिसने दो। तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुनज़्ज़म इदारा है, उसी को कहेंगे ना कि आइए, अगर आ गए तो इसका मतलब है शिकायत भी ना करें, हम बुलाएं तो नहीं, शिकायत ना तो- करें तो- कम इदारे क्यों से, आप ये क्या बात है? आप इलेक्शन ड्यूटी पे यानी क्यों इन्वॉल्व कर सकते टीचर हैं? को कहें कि तुम गलत बात। नहीं, टीचर को अगर हम बुलाए, टीचर भर्ती कर दिए तो शिकायत ही ना करें। नहीं तो कल को फिर ये आप क्या कहेंगे बात कि है आप ब्रिगेडियर अंदर आप रिटर्निंग ऑफिसर्स और वो जो पोलिंग ऑफिसर्स है वो तमाम लोग वो भी फिर फौज से करें भाई, इस तरह नहीं होता ना। या नहीं। जब आप उनको जिम्मेदारी दिए तो फिर डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग देम। अच्छा। जनाब देखें, क्योंकि आप इलेक्शन ड्यूटीज में हैं तो रिगिंग लिहाजा आप लोगों ने की है। मैं भी दोबारा कह रहा हूँ ECB ना के ना ना पास ना सारा ना, अली control गौर साहब होता कह रहे हैं है। इलेक्शन से पहले रिगिंग हो जाती है, पूरा एक पूरा वो निजाम बना दिया जाता है कि जिस तरह से देखिए जी, मेरी बात सुने जी। पीटीआई भी गई है TLP के पास, PMLN भी गई है TLP के पास। अब जो TLP को वू कर लेगा, उनको ल्यूर कर लेगा, मना लेगा, उनके साथ इलेक्शन अलायंस करेंगे, उसका पलड़ा जो है वो बहुत भारी हो जाएगा अगले आने वाले इलेक्शन में। और खासकर PTI ने अगर ये किया, उनके ओवरसीज वोटर्स भी हैं। सो आप ये समझते हैं कि अगले इलेक्शन में राइट विंग का सबसे ज्यादा अमल दखल होगा? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो भी TLP को साथ मिलाने में कामयाब हो जाएगा, even if it is PMLN, उनको उसका बड़ा पॉलिटिकल Has this been decided that TLP is going to win? यानी TLP is a win-win situation for political parties? TLP आम शहरी हैं, गांव मोहल्लों के। सर तो बाकी क्या खास शहर के हैं जो डिफरेंट पार्टीज को करते हैं? No, it is a registered political party, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, खासकर पंजाब में। मैं समझता हूँ वो जिसकी पार्टी को के साथ इल्हाक करेंगे, ये जो आप उस पार्टी ठीक को है, बहुत सियासी फायदा होगा। अली गौर साहब, ये क्या आप शेर का निशान करते भागी रहते हैं? उनके- TLP का निशान जो है वो जामिन है अगले इलेक्शन के जीत में, कामयाबी का निशान जो है वो TLP है, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं। अच्छा नहीं, अच्छा देखिए ना, अली गौर साहब जरा रिस्पॉन्ड कर दें। हाँ, ब्रिगेडियर साहब को खामोश करवाएं ना। आज मैंने पढ़ा है ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, बिकॉज वेरी लिटिल टाइम इज लेफ्ट, लेट हिम रिस्पॉन्ड सवाल नाउ। आप जी मुझसे करती हैं और जवाब ब्रिगेडियर साहब देना शुरू कर देते हैं, ये तो बड़ी जाती वाली बात। नहीं नहीं, वो तो ऐड एक कर बंदा रहे थे, चले। स्काइप होता है, जब स्काइप वाला बंदा जो है, आपको पता है जब उधर से कोई बंदा बोलेगा तो स्काइप वाले की आवाज वैसे ही बंद हो जाती है, और वैसे भी ब्रिगेडियर साहब हमारी आवाज उठने कब देते हैं। देखिए गुजारिश ये है कि एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप एक, वैसे ब्रिगेडियर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जिस तरह मैं एक खास नजरिए से ताल्लुक रखता हूँ, खास पॉलिटिकल पार्टी, आप साफी हैं, मेरे भाई एक जैगम साहब तजियाकार बैठे, इसी तरह ब्रिगेडियर साहब भी एक तबके की नुमाइंदगी करते हैं जिसका नाम स्टैब्लिशमेंट है। आपका मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसातत से जब ब्रिगेडियर साहब आते हैं तो इनकी सारी बातों से वो स्टैब्लिशमेंट की प्लानिंग झलकती है, और जितने मीडिया हाउसेज हैं उनके ऊपर रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रिटायर्ड जनरल एक एक तड़ी लगाने के लिए बिठाया जाता है। बंदा नहीं बिठाया नहीं जाता, कम से कम इस शो में नहीं बिठाया जाता। प्लीज अली गौर मेरी साहब, गुजारिश भाई कमाल कर रहे हैं, बिठाया, मैं इस सेंस में नहीं कह रहा कि कुछ सख्ती के साथ बिठाया जाता है। मेरा मकसद ये है कि वो भी एक अब निजाम का हिस्सा बन गया ना, कि एक तजियाकार रिटायर्ड फौजी को डाले ताकि वो एस्टेब्लिशमेंट की तारीफें करें। देखिए गुजारिश ये है, हमारा भी तो राइट है, भी शरीय आपकी तरह हम भी बोले ना, हम भी अपने ख्यालात के चलिए उन्हें गुजारिश करने दें, हम गुजारिश करें। मुझे गुजारिश करने दें, फिर ब्रिगेडियर साहब भी अपना हुक्म ऑर्डर जारी करें। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये TLP की बात कर रहे थे, आपने कुछ दिन पहले देखा कि वो PTI के एक थे, वो TLP को देने गए, पहले इन्होंने कहा कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब इनके साथ तो वो इंडिया से राब्ते हैं, रॉ से राब्ते हैं, वहां से फंडिंग, वो रातों रात सब कुछ धुल गया। ऐसी गंगा की नहर है इनके पास कि वो उसमें धुल के साफ होके आ गए। दूसरे दिन PTI वाले ही उनको फूल देने के लिए गए हुए थे। जब वो जेल में रहे तो उधर उनकी सारी ब्रेन वॉशिंग की गई है।
اور اب ان کی आप लोग باتوں بھی سے गए। لگتا ہے کہ یہ مستقبل میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو کدھر ملانا چاہتی ہے، اور یہ ایڈوانس میں بریگیڈیئر صاحب نے رائے دے دی کہ جدھر ٹی ایل پی چلی جائے گی وہ جیت جائے گا. مطلب ایک میں سبحان نے اللہ کہا ہے ہی ان نہیں، کی میں نے رائے یہ کے نہیں کہا، اوپر. میں نے کہا اس ان کا کو مطلب ہے سیاسی کہ فائدہ ہوگا، باقی ان کی بڑی پولیٹیکل پریزنس پارٹی ہے، بریگیڈیئر رجسٹرڈ صاحب، پولیٹیکل پارٹی ہے، میں آپ بھی پہ ایک جا بات رہے ہیں، میں آپ پی پہ ایک ایم ایل بات بھی جا رہی بتاؤں، ہے ان کے میری پاس، گزارش سن لینا، میری بات سن لینا، میری بات مکمل ہونے دیں پلیز. آپ ای سب وی جا ایم رہے لے ہیں۔ کر آئیں، آپ ٹی ایل پی کو پی ٹی آئی سے ملا دیں. آپ سے مراد جو آپ کے اکابرین ہیں جو فیصلے کرتے ہیں جموں کے پہ، وہ جو مرضی کر لیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی جنگ اٹھ کھڑی اور عوام کھڑے ہو چکے ہیں. اچھا آپ پاکستان کا آپ الیکشن میں چیلنج کرتا آپ ریڈ نہیں کر سکیں گے. پاکستان کے عوام کو آپ کسی ای وی ایم کے ذریعے نام و استعمال کریں گے. آپ جتنی مرضی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چلیں سامنے جب ان کے وزراء کھڑے ہو کر گالیاں دے دیں. اب پاکستان میں جمہوریت بحال ہوگی، پاکستان کی عوام کی فتح ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے دائرہ اختیار کے اندر، اپنی ڈومین کے اندر جانا پڑے گا. علی گوہر صاحب نہیں سب جائیں سے گے تو امپورٹنٹ خدا چیز یہ ہے نخواستہ کہ طریقہ پہلے کار پہلے الیکشن کا جب سکوتے تک کہ ڈھاکہ آپ ہوا سب تھا، لوگ اب اس کوئی پہ اور اگری نہیں مسئلہ ہوگا. کرتے. چلیں اجازت دیجئے، وقت ختم ہو گیا لیکن بہت ہائی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ٹرانسپیرنٹ رہی. الیکشن انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.